दोस्तों, तारीख थी 5 अगस्त 2019। भारत की केंद्र सरकार एक ऐतिहासिक फैसला लेती है। वो डिसाइड करती है कि संविधान के आर्टिकल 370 जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था उसको हटा देगी, जिससे जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरीके से इंटीग्रेट यानी एकीकृत हो जाएगा भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी एक स्टेटमेंट में 8 अगस्त 2019 को ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 का यूज़ टेररिज्म को स्प्रेड करने के लिए एज अ टूल यूज़ हो रहा था। और वो कहते हैं आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर में टूरिज्म काफ़ी बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, 2 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री बैंकॉक में यानी अंतर्राष्ट्रीय मंच में ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाने से जो आतंकवाद का बीज बोया जा रहा था उन्होंने उसको एलिमिनेट कर दिया है। आप सभी इस बात से परिचित है कि आतंक और अलगाव के बीज बोने वाले एक बहुत बड़े कारण से देश को मुक्त करने का निर्णय भारत ने कर लिया। पता है क्या किया? क्या किया? थाईलैंड में रहने वाले हर हिंदुस्तानी को पता है क्या किया। जब निर्णय सही होता है, इरादा सही होता है, तो उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई देती है और आज मुझे थाईलैंड में भी सुनाई दे रही है। इसके 5 साल बाद वो अप्रैल 10, 2024 को सारे भारतीयों को इनवाइट करते हैं कि वो फर्स्ट हैंड आके जम्मू कश्मीर को विजिट करें और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करें वहाँ की प्रोग्रेस। अब दोस्तों, देश का प्रधानमंत्री जब कोई बात कहता है तो लोग उसको सीरियसली सुनते हैं और यकीन करते हैं। 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट जिन्होंने कश्मीर को विजिट किया था 2024 में, उनकी संख्या थी अराउंड 34 लाख लोग, जो कि 2018 से कंपेयर करें यानी 370 आर्टिकल हटने से पहले कंपेयर करें तो 2018 में जितने लोगों ने विजिट किया था कश्मीर को वो थे मात्र 8 लाख। इसका मतलब 6 साल में अराउंड 26 लाख लोगों ने ज़्यादा विजिट किया कश्मीर वैली को। पर इन मासूम हिंदुस्तानी टूरिस्ट को ये कहाँ पता था कि इनकी ज़िंदगी में एक मनहूस काला दिन आने वाला था। तारीख थी 22 अप्रैल 2025, दोपहर का वक्त था। जगह थी पहलगाम से 5 किलोमीटर दूर बैसारा वैली, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। वहाँ पर 100 टूरिस्ट इकट्ठा हुए थे। फिर वहाँ पर करीब 5 आतंकवादी आते हैं और बेरहमी से 26 मेल टूरिस्ट को उनका धर्म पूछकर, यानी ये पता लगाने के बाद आइडेंटिटी से कि वो हिंदू हैं, उनको बेरहमी से उनका कत्ल कर देते हैं, उनकी माँ, उनकी बीवी, उनके बच्चों के सामने। अब यहाँ पर कई सवाल उठते हैं जो कि काफ़ी सीरियस सवाल हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इन सवालों पे हम जाएं इससे पहले हम लोग उन माँ, बीवी और बच्चों की कुछ वीडियोस देखते हैं कि उन्होंने वहां पर क्या देखा। बच्चा देखना। फर्स्ट यू गिव द वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर टेक लेना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। जब सिमन युवा डिजाइन किया है हस्बैंड, क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई आदमी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे। I want them dead. जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर कई सवाल उठते हैं। क्यों नहीं आया कोई पुलिस ऑफिसर या आर्मी पर्सनल उस वाइफ के हस्बैंड को बचाने 1.5 घंटे तक? दूसरा सवाल, 2025 में
कितने आर्मी ऑफिसर्स और कितने पुलिस पर्सनल्स कश्मीर में डिप्लॉयड हैं 2025 में एज पर द करेंट डेटा, और वो किसको रिपोर्ट करते हैं। तीसरा सवाल, क्या गवर्नमेंट इस टेररिस्ट अटैक को होने से रोक सकती थी। चौथा सवाल, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है इस टेररिस्ट अटैक होने के बाद। पांचवा सवाल, आज की डेट में करंट अपडेट क्या है। तो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडवोकेट सूरज शर्मा। चलिए इन सवालों के जवाब जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कितने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स यानी आर्मी पर्सनल्स और पुलिस ऑफिसर्स डिप्लॉयड थे कश्मीर वैली में 2025 में। तो दोस्तों, रिपोर्ट ये कहती है कि अराउंड 1,30,000 से 1,60,000 के बीच में आर्मी मैन डिप्लॉयड थे कश्मीर में, जो कि रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। दूसरा, CAPF ऑफिशियल्स भी वहाँ पे डिप्लॉयड थे जिनकी संख्या थी 1,60,000, जो कि डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, वो भी केंद्र सरकार के अंडर आती है। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिशियल्स की बात करें तो उनकी टोटल संख्या कश्मीर वैली में है 83,000, जो कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करते हैं, जो कि जिनका नाम है मनोज सिन्हा। अब दोस्तों, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी बन गई थी, तो इससे पहले जो वहाँ की पुलिस थी यानी वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर था वो डायरेक्टली CM के अंतर्गत आता था। लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है वो LG के अंडर आता है, यानी मनोज सिन्हा के अंडर, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब यहाँ पे सारी फोर्सेस को जोड़ा जाए तो करीबन 3.5 लाख सिक्योरिटी पर्सनल्स डिप्लॉयड थे 2025 में कश्मीर वैली में। आप दोस्तों समझते हैं कि 3.5 लाख की सिक्योरिटी फोर्स होने के बावजूद कोई क्यों नहीं आया बैसारा वैली में 26 लोगों की मदद करने। तो दोस्तों, यहाँ पे बात सच है कि बैसारा वैली से पहलगाम पुलिस स्टेशन सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। सुनने में तो लगता है कि 5 किलोमीटर काफ़ी पास है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा वहाँ की ज्योग्राफी को। जो बैसारा वैली है वो रोड से कनेक्टेड नहीं है, वो पहलगाम के शहर से 5 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर सिर्फ ट्रैक करके या फिर पोनी राइड के थ्रू जाया जा सकता है, और जिसमें कहते हैं कि अराउंड 50 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है। तो इसलिए कोई हेल्प को वहाँ पहुँचने में करीबन 1 घंटे का समय आराम से लग जाता। अब आप सोचेंगे, चलो मान लिया कि बैसारन वैली की कनेक्टिविटी रोड से नहीं थी पहलगाम सिटी से, इसलिए पुलिस ऑफिसर्स या आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पर 1 घंटे से पहले नहीं पहुँच सकते थे। तो क्या वो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में, पूरे डिस्टेंस में कोई भी पुलिस ऑफिशियल या आर्मी पर्सनल प्रेजेंट नहीं था? और वो वैली जहाँ पर 100 टूरिस्ट थे वहाँ पर भी कोई प्रेजेंट नहीं था। तो दोस्तों, टूरिस्टों ने खुद बताया है कि उन्होंने किसी भी आर्मी पर्सनल या पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर नहीं देखा, ना ही वैली में, ना ही रास्ते में किसी चेक पॉइंट पे। अब यहाँ पर केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स ने 24 अप्रैल 2025 को ऑल पार्टी मीटिंग में खुद माना है कि वहाँ पर लोकल अथॉरिटीज़ के पास बैसारन मिडो में वो जो ट्रैक हो रहा था उसकी परमिशन लोकल पुलिस से उन्होंने ली ही नहीं थी। इसका मतलब जो वहाँ पे ट्रैक हो रहा था, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, लोकल पुलिस को उसकी जानकारी ही नहीं थी। तो इस स्टेटमेंट से साफ हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्वीकार कर लिया है कि उसके खुद के सिक्योरिटी फेलियर की वजह से ये टेररिस्ट अटैक हुआ। तो यहाँ पर मॉरल अकाउंटेबिलिटी के नाम पर भी किसी का भी इस्तीफा नहीं आया है, ना ही होम मिनिस्टर का, ना ही डिफेंस मिनिस्टर का, और ना ही वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का। तो दोस्तों, आप समझते हैं कि क्या इस टेररिस्ट अटैक को होने से गवर्नमेंट रोक सकती थी, और क्या सिक्योरिटी लैप्सेस थे जो गवर्नमेंट के पार्ट पे हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले गवर्नमेंट ने अपनी ऑल पार्टी मीटिंग में यानी 24 अप्रैल 2025 में वहाँ के ऑफिशियल्स ने खुद माना है कि वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ को वहाँ पर बैसारन मिडो को ओपन करने की और वो ट्रैक कराने की कोई लोकल परमिशन नहीं थी, लोकल पुलिस की परमिशन, ना ही इंटेलिजेंस को इसके बारे में पता था। लोकल पुलिस को इसके बारे में पता होता या फिर इंटेलिजेंस को इसके बारे में पता होता तो वहाँ पर वो थ्रेट असेसमेंट कर सकते थे और वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते थे सिक्योरिटी पर्सनल्स को, जिससे कि ये जो टेरर अटैक है ये नहीं होता। दूसरा कारण है कि 5 किलोमीटर के ट्रैक पे और जो वैली पे कोई भी चेक पॉइंट नहीं था पुलिस का, ना ही आर्मी का, और कोई पुलिस पर्सनल या आर्मी पर्सनल वहाँ पर डिप्लॉयड नहीं था। अगर वो वहाँ पे डिप्लॉयड होते या वहाँ के चेक पॉइंट होते तो हम लोग वहाँ पे लोगों को बचा सकते थे और वो फाइट कर सकते थे उन टेररिस्ट से। तीसरा रीज़न, 2019 के बाद आर्टिकल 370 हटने के बाद गवर्नमेंट थोड़ी कंप्लेसेंट हो गई थी सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर, और उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया इस थ्रेट को। यहाँ पर ये भी बात नोट करने वाली है कि पहलगाम एक बेस पॉइंट भी है अमरनाथ यात्रा का, तो यहाँ पर ज़रूरी था कि गवर्नमेंट डिप्लॉय करती सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत भी होने वाली है जुलाई 3, 2025 से। इसलिए यहाँ पर ये कहना सही होगा कि गवर्नमेंट ने अंडर एस्टिमेट किया थ्रेट को। ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी है कि इंटेलिजेंस एजेंसी पता नहीं कर पाई कि ऐसा कोई अटैक होने वाला है।
स्पेशली जब यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हमारे देश में आए हुए थे, तो उनको और चौकन्ना हो जाना चाहिए था कि ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक हमारे देश में या स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में हो सकता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इन टेररिस्ट अटैक का करंट स्टेटस यानी 25 अप्रैल 2025 को क्या स्टेटस है। तो दोस्तों सबसे पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि ऑफशूट है लश्कर-ए-तैयबा का, जिसने इस टेररिस्ट अटैक की जिम्मेदारी ली है। तो यहाँ पे हमारी जॉइंट फोर्सेस यानी आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस मैन हंट कर रही है उस एरिया में, उनको कॉर्डन ऑफ कर दिया उस एरिया को, और वहाँ पर उन टेररिस्ट की तलाश हो रही है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 25 अप्रैल 2025 के दिन ही एक LAT यानी लश्कर-ए-तैयबा के टेररिस्ट का इनकाउंटर हुआ है बांदीपुर में। 23 अप्रैल 2025 को अनंतनाग पुलिस ने एक अनाउंसमेंट भी की है कि कोई भी शख्स जम्मू एंड कश्मीर में उन आतंकवादियों के बारे में जानकारी देता है तो उसको 20 लाख रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। अब सरकार की बात करें तो सरकार ने भी यहाँ पर कुछ कड़े कदम लिए हैं। तो सबसे पहले सरकार ने एक इंडस वाटर ट्रीटी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुई थी, जिसमें 6 नदियों के बंटवारे की वो बात करती है, उसको सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने अटारी बॉर्डर को क्लोज कर दिया है, जहाँ पर अटारी बॉर्डर पर परेड होती थी उसको क्लोज कर दिया गया है। पाकिस्तानी नेशनल्स के वीज़ा को कैंसिल कर दिया गया है और 48 घंटे का समय दिया गया है उनको अपने देश वापस जाने के लिए। यहाँ पर पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफ को भी घटा दिया गया है, जो कि 55 से 30 कर दिया गया है। और प्राइम मिनिस्टर ने एक कड़ी स्टेटमेंट दी है अपनी बिहार की एक पब्लिक गैदरिंग में, जिसमें उन्होंने कहा है, आई से टू द होल वर्ल्ड दैट इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक, पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स, जो कि बहुत कड़े संदेश है पूरी दुनिया को, खासकर पाकिस्तान को। अब दोस्तों हम आशा करते हैं कि वो टेररिस्ट सही से पकड़े जाएं और इस टेरर अटैक में एक प्रॉपर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जिससे पता चल सके कि सिक्योरिटी लैब्स कहाँ पे हुए थे और इसका जिम्मेदार कौन है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।